नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हमने इस बार बैलेंस इक्वेशन में बात रखी है, क्या हमारा संविधान संकट में है। दरअसल ये विषय रखने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे नेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। जब बीजेपी कहती है कि अब के बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहता है कि दरअसल ये पूरे देश में एक जैसी चीज़ें करना चाहते हैं और ये हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई पार्टी है और ये कहीं ना कहीं आरक्षण समाप्त करेगी। कहीं ना कहीं ये जो है पूरे संविधान के साथ जो धर्मनिरपेक्षता है उसको, उस शब्द को समाप्त करेगी और उसमें जो समाजवाद की बात है उसको जो है उसको समाप्त करेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की दौसा में और बाकी जगहों पे कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर भी आ जाएं तो कोई संविधान को समाप्त नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये गीता, बाइबल, कुरान की तरह हमारा संविधान है। पर लगातार ये पूरे देश में इस तरह की बातचीत हो रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो क्यों हमने सोचा कि हम इस पे बातचीत करें। तो हमारे साथ अभी इस समय कनक तिवारी जी हैं। कनक तिवारी जी जो है कानून के जानकार हैं, बड़े वकील हैं, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, राजनेता रह चुके हैं। संविधान पे उनकी बहुत सारी किताबें, और संविधान पे हम समझते हैं कि आज की तारीख में देश में जो बहुत चुनिंदा लोग हैं उनमें से एक कनक तिवारी जी हैं। तो मैं कनक तिवारी जी आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमने विषय रखा है कि क्या वाकई में हमारा संविधान संकट में है और इसको बदलने की कोशिश हो रही है। यदि बदला जाएगा तो भीमराव अंबेडकर की जिस तरह की मंशा थी उसके साथ किस तरह की छेड़छाड़ की बात हो सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के तथाकथित उद्बोधन के संदर्भ में आपने सवाल उठाया है जी। वह उद्बोधन अपने आप में बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यह है कि एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि अगर अंबेडकर आ जाएं, अब अंबेडकर कहाँ से आ जाएं और क्यों आ जाएं, और अगर वो आएंगे तो संविधान को बदल नहीं सकते। मान लो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर आते हैं, तो क्या एक व्यक्ति संविधान को नहीं बदलने या बदलने पर अपनी राय दे सकता है? कहना क्या चाहते हैं? हालांकि संविधान पर संकट तो है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आमतौर पर पाठ्यक्रम में या संविधान पर लिखी टीकाओं में आती नहीं है। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान का जो संविधान बना है उसमें हमारे पुरखों से गलतियां हुई हैं। उसमें अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे। बुनियादी गलती ये हुई है कि संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो भविष्य की संसदों के लिए छोड़ दिए गए कि ये लोग करें, जैसा चाहें वैसा करें। ये उनकी सद्भावना थी, वो भले लोग थे। एक बात को याद रखना चाहिए, संविधान इतिहास है, संविधान समाज विज्ञान है, संविधान कानून है, संविधान एक तरह से नीति शास्त्र है, लेकिन संविधान का एक बड़ा संदर्भ भूगोल भी है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसकी हम लोग इतिहास के साथ संपृक्त करके समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा संविधान बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब तक संविधान बनना शुरू हुआ। हमारा संविधान बन के ख़त्म हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके कुछ हिस्से उसी समय लागू हुए, लेकिन ज़्यादातर हिस्से 26 जनवरी 50 को लागू हुए। उसको हम संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कहते हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें अभी आपने संकेत में बताई हैं। पहली बात तो, क्या संविधान का मुखड़ा कुचला जा सकता है? संविधान के मुखड़े में शुरू की भाषा में नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवाद नाम का शब्द और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता नाम का शब्द संविधान के प्रियम्बल में, उसकी उद्देशिका में जिस दिन संविधान बना उसमें नहीं था। वो 42वें संशोधन में 1977 की 3 जनवरी को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जुड़ा है। उनका कहना यह है कि संविधान में समाजवाद नहीं था, संविधान में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता नहीं थी। इसको कांग्रेस की हुकूमत में इमरजेंसी का फ़ायदा उठा के जोड़ा गया। असल में प्रधानमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी को जो सलाह देते हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन कुछ बातें पढ़ लिख लेना भी चाहिए, बहुत पढ़े लिखे होने का दंभ नहीं करना चाहिए। एक बुनियादी बात है, इस देश में सबसे बड़ी ताकत है कानून की व्याख्या करने की, इंटरप्रिटेशन करने की, सुप्रीम कोर्ट की। आज तक भारत में सबसे बड़ी
जो बेंच बनी है सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की, उससे बड़ी कोई बेंच आज तक बनी नहीं। और उस 13 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला किया जो पूरी किताब के बराबर है, सबसे बड़ा फैसला भी है आकार में भी। उसमें कुछ बातें तय हैं। उसमें एक बात तो ये तय है कि संविधान का मकसद सेकुलरिज्म है, संविधान का मकसद या उद्देश्य जो है वो पंथनिरपेक्षता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला हुआ 1973 में। इंदिरा गांधी का संशोधन जो आया 1977 में। तो यह तोहमत लगाना कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को एक संविधान का मकसद बनाया, एक संविधान संशोधन के जरिए, जो उनके पूर्व वकील रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली और कुछ महानुभाव कहते रहे हैं, वो देश की जनता को बताते क्यों नहीं कि इंदिरा जी के समय जो भी हुआ ना हुआ एक अलग बात है। उसके 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट 13 जजों की बेंच में फैसला कर चुका है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का बुनियादी ढांचा है, उसको किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। हाँ, बदला जा सकता है अगर 15 जजों की कोई बेंच आप बना दें और 15 जजों की बेंच अगर कह दे कि हाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं है, तब एक विवाद पैदा हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि आप बेकार लठ लेके उसके पीछे पड़े हैं। दूसरी बात है, हम जब संविधान अपना बना रहे थे, यानी भारत हमारा संविधान, जब हमारे देश के लोग, हमारे निर्माता, हमारे पूर्वज बना रहे थे, करीब 300 लोग थे, थोड़े से कम थे, करीब 3 बरस बैठे रहे। आजकल के सांसदों की तरह नहीं थे जो कभी कभी संसद में या विधानसभा में ब्लू फिल्म देख लेते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आलिम फाजिल लोग थे, चरित्रवान थे। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। उन्होंने सभी कुछ किया। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान की उद्देशिका का पहला भाषण दिया। भारत के इतिहास में और हिंदुस्तान को छोड़ करके अमेरिका के इतिहास में जो गेटिसबर्ग की स्पीच है अब्राहम लिंकन की, उससे इसकी तुलना की जाती है। जवाहरलाल जी ने एक्सटेम्पोर तात्कालिक तार्किक भाषण दिया, बहुत लंबा, और भारत के संविधान का मकसद बताया, और उस मकसद के बाद बहस शुरू हुई। पंडित जी के भाषण के 4 दिन बाद अंबेडकर सबसे पहले उठे और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू तो घोषित समाजवादी हैं, लेकिन इनके भाषण में हम भारत में समाजवाद लाएंगे ऐसा वाक्य क्यों नहीं आया। मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे आश्चर्य है कि जवाहरलाल जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। इसके बाद नेहरू जी ने जनवरी के महीने में फिर आके उसका एक लंबा चौड़ा जवाब भी दिया। हुआ ये था कि जब हम आज़ाद हो रहे थे, तारीख याद रखना ज़रूरी है। संविधान को समझने में इतिहास को समझने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, हमको भूगोल समझना है। 15 अगस्त 1947 को भारत में क्या हुआ, हमारा विभाजन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ, तब तक विभीषिका उस लपट में हम आ चुके थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लाखों आदमी बर्बाद हो रहे थे, बेघर हो रहे थे, हज़ारों मारे जा रहे थे, स्त्रियों का बलात्कार हो रहा था, बच्चे यतीम हो रहे थे, प्रॉपर्टियाँ संपत्तियाँ छीनी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक अंग्रेज़ यहाँ से जा रहा था। अंग्रेज़ कौम को जो लोग बहुत उर्वर बुद्धि की कौम समझते हैं, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चेला हूँ। लोहिया ने कहा था कि पूरे यूरोप में उर्वर कौम अगर बुद्धि के लिहाज से कोई है वो तो जर्मनी है। ये तो जर्मनी के ख्यालात लेकर के अपने अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके उसका अनुवाद करके उसको समझ के बहुत सी बातें करते हैं। ये तिजारती कौम है, ये व्यापारी कौम है। उन्होंने क्या किया कि भारत से सारे अपने कारखाने हटाए। अब कई कारखाने उठ के नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने भारतीय एजेंट पैदा किए। ये जो भारत के कारपोरेटी आज हैं और इनके जो पूर्वज हैं, ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। सारा बिजनेस उनके हाथ में था। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र नहीं था, सरकार के पास पैदा करने का, पैसा पैदा करने का कोई जरिया नहीं था। तीसरी बात, 500-550 देशी रियासतें छोटी बड़ी थी, उसमें जूनागढ़ है या हैदराबाद है या भोपाल है या कश्मीर है, बहुत कुछ है। ये भारत संघ में मिलने को तैयार नहीं थे। इनको पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड ये सब मिलकर भड़का रहे थे, आज तक भड़का रहे हैं, इसमें कोई मुरव्वत नहीं है। ये आने को तैयार नहीं थे। तो हमारे पास लोगों की एकता नहीं थी, भाषाई एकता नहीं थी, प्रादेशिक एकता नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास व्यापार नहीं था, हमारे किसान बदहाली में जी रहे थे, हमें विदेशों से हम पर दबाव पड़ रहा था। इसके साथ साथ 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम का एक संगठन खड़ा हो गया, जिसको आग में घी डालने का अनुभव बहुत अच्छा है, वो आज भी यही काम कर रहे हैं। उसके और पहले हिंदू महासभा हो गया था, वो भी भगनी संगठन है, और 1-2 छोटे छोटे हो गए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को चिट्ठियाँ लिखी हैं, सब लिखा पढ़ी में है, इनके अध्यक्षों ने लिखी है
कि ये जो कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं इसको कुचलिए, ये देश के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सब नहीं चलेगा, आपको अच्छी सरकार चलाना चाहिए। और आज आदरणीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर मुझे तो अनुमति नहीं मिलेगी पूछने की, मैं बहुत छोटा सामान्य सा नागरिक हूं, कि जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और आज आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बात कही जा रही है, तो आज़ादी के पहले, काफ़ी पहले बंगाल में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में और सिंध में एक संयुक्त सरकार चलती थी। उसके नेता थे मुस्लिम लीग के लोग और उसके मंत्री थे हिंदू महासभा के, जो बाद में भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी वगैरह हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद उसमें थे, सोहरावर्दी के मंत्रिमंडल में, और कई लोग थे। तो जो पार्टी के पूर्वज एक नहीं 3-3 राज्यों में अंग्रेज़ों के समय संयुक्त सरकार में शामिल थे, वैचारिकता के साथ सपोर्ट कर रहे थे और दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग वो वाली थी जो भारत का विभाजन चाहती थी, ये हिंदुस्तान में बैठी दिल्ली वाली नहीं थी, वही ये लोग चाहते थे। इस सब की परिस्थिति को ध्यान में रख के पंडित जी ने अंबेडकर को समझाया कि पूरे हमारे संविधान के प्रारूप में समाजवाद ही तो है, धर्मनिरपेक्षता उसमें बिखरी हुई है, उसके अंदर पंथ निरपेक्षता के जितने भी अवयव आप ढूंढना चाहते हैं सबके सब हैं। हम अगर शब्दों में कहेंगे तो ये हमारा व्यापार ख़त्म करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे ख़राब करेंगे, हिंदू मुसलमान के झगड़े लोग पैदा करेंगे, कई तरह के नाटक करेंगे। तब हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कई अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30 उस तरफ बहुत से लिखे गए और ये बात समझाई गई। अंबेडकर ने इस बात को समझा और जब बाबा साहब ने फिर इस पर जोर नहीं डाला। समाजवाद नाम का शब्द नहीं है, लेकिन पूरी प्रतिध्वनि पूरे संविधान के टेक्स्ट में है, पंथ निरपेक्षता की पूरी टेक्स्ट में है। क्वेश्चन ये है, उस समय सबसे बड़ी गलती, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती ये हुई और समय के कारण हुई गलती, नियतन गलती नहीं हुई। 3 बरस से कम में वो संविधान बना जो 90,000 शब्दों का है। अमेरिका जो दुनिया का सरगना है उसका संविधान 7,000 शब्दों का है। 300 लोग भारत में संविधान बना रहे थे, वो आज़ादी के लड़ाई के योद्धा थे, वो राजे रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे, वो बहुत से आलिम फाजिल बैरिस्टर, डॉक्टर और जज भी थे, वो कुछ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और इस तरह के लोग भी थे। एक हेट्रोजिनस कंपोजिशन, बॉम्बे भेल टाइप बैठ के सब उस चीज़ को बना रहे थे और अल्टीमेटली वो संविधान जब बना, उस संविधान में कई धाराएं तय नहीं हो पाई, समय नहीं था। इतने होने के बाद भी समय नहीं था। किसी ने व्यंग्य में, अमेरिकन करेस्पॉन्डेंट ने पूछा भी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि साहब 90,000 शब्द और 3 साल से आप भाषणबाजी कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को बोलने की बहुत आदत है। तो राजेंद्र प्रसाद तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया कि हम 2000 साल से गुलामी झेल रहे हैं, हमको बोलने का मौका नहीं मिला, अब हमारे प्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिला है, तो हमको 2000 साल की गंदगी भी साफ करके सारी बातें बताना कि हम दुनिया के साथ कैसे मार्च करना चाहते हैं। हम पहली बार भारत में एक ऐसा पंचायती राज चाहते हैं, हम इस तरह का एक हुकूमत इस तरह की हम चाहते हैं कि जहां मुखिया चुना जाएगा, मुखिया हम पे थोपा नहीं जाएगा, और सफाई दी बात हुई। ये सब होने के बाद जब हमारा संविधान बना, तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस संविधान से संतुष्ट नहीं हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मालूम होना चाहिए, उन्होंने संविधान सभा में कहा था मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन इन हालातों में जो संविधान हम बना पा रहे हैं वो हमने देश की जनता को दिया। संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो एक किताब है, उस पर अमल करने वाले अगर अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा। और फिर 1 मिनट और लूँगा, बाबा साहब और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर और तमाम लोग ये नेहरू की कैबिनेट में शामिल हुए। जवाहरलाल जी की पहले मंत्रिमंडल में तमाम पार्टियों के लोग थे, वो कांग्रेसी मंत्रिमंडल नहीं था, वहाँ शामिल हुए। उसके बाद वहाँ से निकलने पर जब पहले आम चुनाव 51-52 में हुए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, अंबेडकर भी और चले गए और कई लोग चले गए। तब भी अंबेडकर ने कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं संविधान को जला देता, मेरे मन से संविधान नहीं बना। तो जो आदमी ऐसा कह सकता है, संविधान का सबसे बड़ा प्रारूप समिति का अध्यक्ष, उस टेक्सचर को बनाने वाला वो आदमी, सबसे ज़्यादा बैठकों में शामिल होने वाला आदमी, सबसे ज़्यादा जहीन आदमी, वो उनका कोई विकल्प नहीं था। उनके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब अगर आएंगे तो बदल नहीं सकते?
बाबा साहब ने तो खारिज इसलिए किया था, अब खारिज करने के कारण आप पहले पूछ लें तो फिर मैं बता दूं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये बात थी कि बाबा साहब आ जाए या कोई आ जाए, अभी ये बात हो रही है कि चुनाव में मोदी जी या तमाम भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम जो है आरक्षण के एक एक विषय, चूंकि बाबा साहब का नाम आता है तो कहीं ना कहीं आरक्षण की बात आती है। दूसरा एक लोगों के मन में है कि संविधान में तो कई बार संशोधन हुए, जब जब जरूरत हुई तब तब संशोधन हुए, तो यदि किसी को संविधान के साथ मान लो कोई छेड़छाड़ भी करना है या कुछ ऐसा लगता है तो वो संशोधन के जरिए भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो कौन सी चीज है, जैसे अनुच्छेद 32 की बात होती है, कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसकी मूल आत्मा में, और जिसके साथ यदि छेड़छाड़ हुई तो इसका मतलब, या संशोधन हुआ तो इसका मतलब हम मानेंगे कि संविधान के साथ वाकई में बदलने की कोशिश हो रही है। देखिए, वो बड़ी मोटी मोटी बात वो लोग करते हैं। अब उनसे बात करने का मौका तो मिलेगा नहीं, और मौका मिलेगा तो बात मुझसे करेंगे नहीं। अनुच्छेद 32 आपके मुंह से निकला अभी। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। हमारे भारत के संविधान में अलग अलग चैप्टर्स हैं, परिच्छेद हैं। हमारे भारत की जो हाई कोर्ट और उसके नीचे के जो अदालतें हैं वो अलग जगह पर हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारत के इतिहास की किसी भी परिभाषा में अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट शब्द जरूर है, लेकिन वो अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संसद के समानांतर इस देश में विधायन करने वाली एक शक्ति का नाम है। वो इस तरह से उसमें इनहेरेंट कंपोजिशन है, उसके अंदर डाला गया। और सुप्रीम कोर्ट को अगर हटा दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई अदालत नहीं है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। सुप्रीम कोर्ट उसके संविधान के मूल अधिकारों का एक हिस्सा है। उसके वो भी तय हुआ है केशवानंद भारती के केस में और कई जगह कि वो बुनियादी स्ट्रक्चर है। जैसे अब बहुत से एडमिशन हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, देश के जंगल कट रहे हैं, देश में और कई इस तरह के काम हो रहे हैं, वहाँ तो संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है। ऐसे बहुत से हैं। और अनुच्छेद 142 वगैरह में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा वो देश का कानून होगा। तो वो उसको हटाने का संभव, जो संशोधन की बात कर रहे हैं वो प्रक्रियात्मक संशोधन है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको तरह तरह से संशोधन के जरिए और किया जा सकता है। आप एक आलीशान घर बनाएंगे, साल 2 साल 3 साल में पपड़ी झरने लगती है, घर नहीं गिरता है। फिर उसकी साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, फिर ठीक हो जाता है। हमसे गलती कहाँ हुई या हमने कैसे किया? 1950 में संविधान बना, 1951-52 में चुनाव हुए, और चुनाव के सबसे पहले हमने कॉमरेड ए के गोपालन को, मार्क्सवादी नेता को, केरल के गिरफ्तार किया आज़ादी के मामले में। वो कुछ कह रहे थे, हमने कहा आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आपके भाषण देने से देश को खतरा है। नेहरू के कैबिनेट के समय गिरफ्तार किया। गोपालन सुप्रीम कोर्ट गए, वो जीत गए कि आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तब जैसे सलाहकार मोदी जी के हैं, ऐसे सलाहकार तो हर प्रधानमंत्री के होते हैं। वो महान सलाहकार कौन है मैं तो नहीं जानता, उनको सलाह दी गई कि सरकार की भद दौड़ गई, पहले मामले में हार गए सुप्रीम कोर्ट से, तो संविधान में संशोधन कर दिया कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा सरकार को समझ में आता है तो हम गिरफ्तार किसी को कर सकते हैं। अमेंडमेंट हो गया। इसके बाद लगातार कई मुद्दों पर संशोधन होते रहे, लेकिन ये बुनियादी ढांचे के संशोधन नहीं है। हम रंग रोगन कराएं, फर्नीचर बदल दें, हम और घर में कोई व्यवस्था कर लें, एक आध कमरा बना दें, एक आध कमरा तोड़ दें, संशोधन उसको कहते हैं। संशोधन की एक परिभाषा है। लेकिन संशोधन में अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का ढांचा हम नहीं गिरा सकते। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण, हमारे केशवानंद भारती के केस में एक और फैसले में वो बात कही गई है कि सरकार के किसी भी काम का जो न्यायिक पुनरीक्षण होगा वो उसके यानी संविधान का बुनियादी ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट से वो अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये मोदी जी जानते हैं। और देश में मोदी जी के साथ 15 जजों की, 17 जजों की सुप्रीम कोर्ट के 36 लोगों में से बेंच बने और वो इतना बड़ा फैसला करे, इसका वर्ल्ड रिपरकशन होगा। ये हिंदुस्तान केवल अकेला देश नहीं है। उसका कारण है हमारा जो संविधान है वो ऋषि याज्ञवल्क और मनु और कौटिल्य और गार्गी और मैत्रेयी इन वहाँ से नहीं आया है। ये यूरो अमेरिकी है। यूरोप के देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है और इस तरह के बहुत से देश हैं। उनकी अच्छी आयरलैंड है, वहाँ की बातें लेके हमने इसको बनाया है।
और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जानना चाहिए देश की जनता को कि जब कोई कठिन सवाल आता है कि संसद बड़ी है कि कोर्ट बड़ा है, स्पीकर बड़ा है कि अदालत बड़ी है, मंत्री बड़ा है कि फला अधिकारी बड़ा है, तो वो न्यायिक निर्णय लेते हैं इंग्लैंड के कि इंग्लैंड में एक बार सन 1832 में ऐसा कहा गया था, वहाँ तो हम भी मानते हैं। यानी हम न्यायिक निर्वचन या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हम गुलाम आज भी हैं, उनके अच्छी बात भले ना हो, लेकिन टेक्स्ट तो हमने वहीं से लिया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, भारत शासन अधिनियम जो है, वही तो बुनियादी ढांचा है, उसी को रंग रोगन लगा के, लेकिन उसमें भारतीयता बहुत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी नकल है। ये हुनर था अम्बेडकर का, ये हुनर था नेहरू का, ये हुनर पटेल का था, ये हुनर और कई लोगों का था। ये सब मिलाकर के उस तरह से संविधान संशोधन की बात ये कर नहीं सकते। पहली बात, उसकी ज़रूरत भी नहीं, बुनियादी ढांचे को बदलना तो संभव नहीं है। हुआ ये था, अम्बेडकर के बारे में लोगों को जानना चाहिए। मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूं जो आपको लोग नहीं कहते। संविधान सभा थी, उसमें 250-300 लोग बहस करते थे, लेकिन संविधान सभा की 141 दिन बैठक हुई, एक आध दिन का शायद फर्क होगा, और संविधान बना 3 बरस में, तो बाकी 1.5 साल उप समितियों की बैठक हो रही थी। 1 दर्जन उप समितियाँ थी और उनमें अलग अलग विषय थे, ये मूल अधिकार की है, ये अल्पसंख्यक की है, ये इसकी है, ये उसकी है। उनमें उप समितियों में बैठक होती थी। बैठक में सबके नोट्स आते थे, फिर एकजाई करते थे, फिर उसको प्रारूप समिति में जाता था। दूसरा, प्रारूप समिति में सबको फिर एकजाई करके उसको ठीक ठाक करते थे, फिर उसको जाके संविधान सभा की बहस में रखते थे। ये मुख्य काम अम्बेडकर का था। जो लोग बाबा साहब की भूमिका के बारे में, अरुण जेटली ने किताब में लिख दिया, वर्शिपिंग फास्ट गॉड्स, जब वो अटल बिहारी की कैबिनेट में मंत्री थे, भाजपा में थे, भले अलग चले गए हैं, लेकिन तब तो उस हैसियत में लिखा, और किसी भाजपाई नेता ने अरुण जेटली की आलोचना नहीं की। बड़ी मोटी किताब लिख दी बाबा साहब के खिलाफ। तो वो सब कुछ करते थे अम्बेडकर। मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर के 2 चेहरे हैं, और अम्बेडकर का असली चेहरा जिस दिन लोग समझेंगे, उनके समर्थक भी ठीक नहीं समझते हैं, समझें। उप समितियों की बैठक में अम्बेडकर ने जो नोट्स लिखे हैं, मुंह से बोला नहीं है, केवल नोट्स लिखे हैं, और जब वो संविधान सभा की बहस में आए, बहुमत उनके नोट्स के खिलाफ था। मैं आज भी बाबा साहब की याद करता हूं अपनी नम आंखों से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने अपनी निजी राय को, अपनी निजी समझ को दफन कर दिया, और वो बहुमत के साथ चले गए कि ठीक है, आप लोग नहीं चाहते ऐसा कर लीजिए, लेकिन मेरी राय ऐसी है। मसलन प्रेस की आज़ादी को वो मूलभूत अधिकार में शामिल करना चाहते थे, और टेक्स्ट में उन्होंने लिखवा भी दिया था। उसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और कुछ और कांग्रेसियों ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, जो आज़ादी नागरिक को है वो आज़ादी प्रेस को रहेगी, ये भी तो प्रेस के लोग जो है नागरिक हैं। लेकिन जो बुनियादी गलती हो गई, केटी शाह ने भी समर्थन किया था कि मूलभूत अधिकार होने चाहिए, अम्बेडकर का, बुनियादी गलती हो गई। आज जो मीडिया है उसमें जो कलम खींचने वाला है, जो फोटोग्राफर है, जो रिपोर्टर है, और जो मीडिया हाउस का मालिक है, जो मीडिया हाउस का नामधारी मालिक है, ये सब प्रेस या मीडिया की परिभाषा में आ जाते हैं। नागरिक के बराबर उनको अधिकार मिल जाते हैं। हम सिविल कोर्ट का मामला अभी पूछा नहीं आपने, लेकिन वो ताज़ा मामला आप जानते हैं। बिल्कुल जी। उत्तराखंड की सरकार ने अभी पारित कर दिया कि नागरिक संहिता बनेगी। क्या है नागरिक संहिता? उस पर बहस हुई। उस पर जब बहस हुई तो 5 मुसलमान सदस्य उसके पक्ष में बोले कि नहीं होना चाहिए, नागरिक संहिता नहीं बननी चाहिए। 2 हिंदू सदस्य, मैं हिंदू मुसलमान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि धार्मिकता कैसे कहां से बिखरती है। 2 हिंदू सदस्य थे। एक थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो भारतीय विद्या भवन वगैरह सब आजकल उनकी याद में चलता है। दूसरे एक थे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारे संविधान बनने में एक बहुत बड़ी चूक हुई है, नहीं जानते लोग। नेहरू को गाली देते हैं, पटेल के बारे में कुछ भी कह देते हैं, मौलाना आज़ाद को कुछ भी कहने लगते हैं, गोविंद वल्लभ पंत को कुछ कहने लगते हैं। संविधान सभा का बुनियादी ढांचा उन लोगों ने तैयार किया जो कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ते थे। किसी भी कंपनी को ऐसे ही चलाया जाता है, जो सेक्रेटेरिएट होता है। उसमें थे एक अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, उसमें थे एक एन गोपाल स्वामी आयंगर, उसमें थे एक वीटी कृष्णमाचारी, उसमें थे एक बीएन राव। ये सब के सब सर थे, SIR सर, नाइटहुड। इनको अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि दी थी,
तो अंग्रेज किसको सर की उपाधि देता है या देता था? इस विचारधारा के लोग थे जो अंग्रेजी कानून को सिर माथे पर चंदन की तरह लीप के आए थे, और उन्होंने कहा कि हमको इस नए देश का जो संविधान बनाना है उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो तरीका यह है जो आज़ादी के लड़ाई के परवानों का था, उनका तो इतिहास नाम नहीं जानता। आप जो सुन रहे हैं, सुना है आपने कभी केटी शाह, शिब्बल सक्सेना, हरि विष्णु कामत, दामोदर स्वरूप सेठ, ठाकुरदास भार्गव, आर के सिधवा, काजी करीमुद्दीन, मौलाना हसरत मोहानी, नज़ीरुद्दीन अहमद, ये नाम सुने हैं किसी ने? ये आज़ादी के परवाने थे, वो कुछ बोलते थे, इनकी बात को नहीं सुना जाता था। मिश्रा जी आप बहुत समझदार हैं, मैं आपकी इससे तारीफ़ करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अचानक से सुन लिया। दुर्ग से रायपुर में आता हूँ हफ्ते में 2 दिन, दुर्ग से मैंने सुनना शुरू किया, रायपुर तक सुनता रहा। मुझे ऐसा पता नहीं था कि रायपुर में ऐसा कोई पत्रकार रहता है जो समझदारी की बात इस तरह से कर सकता है संविधान को लेकर। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने सुना। हुआ ये था, 2 थ्योरीज हैं, आप समझ लें, पढ़े लिखे लोग तो समझ लें। एक थ्योरी यह है कि एक नए देश का संविधान बनेगा, उसकी बुनियाद नागरिक आज़ादी होगी, या दूसरी थ्योरी यह है कि एक नए देश का संविधान बनेगा, उसकी बुनियादी गवर्नेंस होगी, सरकार कैसे चले सफलता से, ये एक नज़रिया है। जनता की आज़ादी मुकम्मल हो, दूसरा नज़रिया ये है। भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ी खोट हुई है कि जिनका नाम मैंने लिया 4-5 लोगों का, इनके साथ 4-5 और भी थे, ये जो तमाम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे जिनका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, मैं उनको तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनको मुख्य काम करना आता था, क्योंकि पूरा अमेरिकन ज्ञान, पूरा अंग्रेज़ का ज्ञान, पूरा विदेश का ज्ञान, पूरा यूरोप का ज्ञान उनके पास था। तो जब वो बहस करते थे तो जो लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़ेंगे वो किताब ले लेकर के कहाँ आपसे बहस करेंगे। ये पूरी की पूरी थ्योरी का ढांचा गिरा दिया गया। हमने गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो मोदी जी को सूट कर रहा है। मोदी जी गवर्नेंस के पक्ष तो हैं, क्योंकि मोदी जी के पूर्वज आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो गांधी के चेले थे। सबसे बड़ा योद्धा तो हमारा महात्मा गांधी था, जिसकी संविधान सभा में उपेक्षा हुई है, उसके बारे में बात तक किसी ने नहीं की, उनके चेलों ने नहीं की। नेहरू ने भी खारिज किया, अम्बेडकर ने भी खारिज किया, उसके सारे चेले थे, ये सबके सब चले गए। और अगर उनकी बात मानी गई होती तो आज हालत दूसरी होती। एक वाक्य, जब हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन थे, कुदरती संसाधन थे, इनके बारे में आया मामला, तो कहा गया कि सबको बराबर अधिकार होगा। तब केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह, संयोग से प्रोफेसर केटी शाह हमारे रायपुर के मायराम सुरजन के गुरु भी थे। केटी शाह ने कहा कि सबको बराबर अधिकार होगा का क्या मतलब है? एक गरीब को और एक अमीर को सबको बराबर अधिकार होगा? अगर ये प्राकृतिक संसाधन कॉरपोरेटियों को चले जाएंगे, बड़े आदमियों को चले जाएंगे, अमीरों को चले जाएंगे, तो याद रखना ये ब्लड सकर हैं, अंग्रेजी में कहा था, ये खून को पीते हैं, ये रक्त शोषक हैं, एक दिन ये हिंदुस्तान का खून पी जाएंगे। और जो बड़े कॉरपोरेटी आज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर हैं, पैसा है, जिनके पास देश की संपत्ति चली जा रही है। अब मैं अपनी तरफ से तो वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो केटी शाह ने उनको विशेषण दिया था, वो विशेषण अपनी तरफ से तोहफे पर रख के उनको भेंट कर सकता हूँ कि आपके लिए कहा गया है। ऐसे कई लोग थे, हम उनकी कुर्बानी को भूल गए हैं, हम उनकी बातों को भूल गए। और ये हमने गवर्नेंस का, उस पर दिक्कत क्या हो गई, अम्बेडकर के बारे में फिर तारीफ करूँगा कि अम्बेडकर अपनी निजी राय को अलग करके, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, अभी मैं वो बात छूट गई, उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया, केंद्र करना चाहता है, बीजेपी का तो ढोल बज ही रहा है। यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बना देंगे, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। केवल अम्बेडकर ने एक सेंसिबल बात कही थी कि हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक अच्छी सरकार एक अच्छे देश में बने, सबकी एक तरह की नीति संहिता होनी चाहिए सिविल मामलों में। क्रिमिनल में तो है, चोरी करेंगे तो, डकैती करेंगे तो सब पर लागू होता है, बननी चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं बननी चाहिए कि जो इससे प्रभावित होने वाले हैं उनकी कंसेंट न मिल जाए, उनकी सहमति न मिल जाए। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सब तो उनको नहीं जानता, उसके ड्राफ्ट को नहीं जानता। अगर आप बाबा साहब का नाम लेके वोट लेना चाहते हैं, मोदी जी या दूसरे लोग या कांग्रेस वाले कोई भी, बताएं बाबा साहब ने क्या कहा था। क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि बाबा साहब ने कहा, क्या कंसेंट ली गई उत्तराखंड में, क्या कंसेंट ली गई भारत के अंदर, जिनके लिए आप जिनको उसमें प्रभावित होने की स्थिति है? उसका कारण है कि जब हिंदू कोड बिल 1955 में नेहरू जी ने बनाया था, तब करपात्री जी ने राम राज्य परिषद के, गोलवलकर जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के
सरसंघ चालक और लोगों ने विरोध किया था कि ये हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़ है, विरोध किया था। हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, 4 अधिनियम एक साथ बनाए नेहरू ने, तो आपने विरोध किया था। तो मुसलमान अगर अपनी सुरक्षा के लिए निजी कानूनों में बदलाव के लिए कोई बात अपनी कहता है तो आप सुनेंगे भी नहीं। अंबेडकर को आपने यहाँ पे छूछा कर दिया, उनकी बात को आपने नहीं सुना। कई ऐसे काम आए, तब अंबेडकर ने कहा था कि हम जैसा समझ में आया संविधान बना रहे हैं, भविष्य की सरकारों को जिस तरह समझ में आए चलाए, हमने उनको अपना अधिकार दे दिया, हम इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते। और अनुच्छेद नागरिकता वाले चैप्टर का फ़ायदा उठा के आपने कश्मीर का एक तरह से वध कर दिया, भौगोलिक लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, और जो पहले अनुसूची के स्टेट है उसको आपने केंद्रीय अपना उपनिवेश बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़रूर, लेकिन आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। ऐसे कई चीज़ें कही। चुनाव आयोग के बारे में अंबेडकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, लेकिन कई लोगों ने कहा कि स्वतंत्र हो तो कौन बनाएगा, देश तो प्रधानमंत्री चला रहा है, केंद्र सरकार चला रही, उसमें प्रदेश तो थे नहीं ना, प्रदेश आए कहाँ थे, प्रदेश तो चुनाव के बाद आए, तब तक तो केंद्र था। तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल जी जैसा चाहेंगे, हमको इन पर भरोसा है। ये गलती हुई, भावनात्मक गलती हुई। शिपन लाल सक्सेना ने यूपी के, उन्होंने कहा कि भाई जवाहरलाल जी अमर हैं क्या, कि जवाहरलाल जी के बाद क्या होगा, तो जवाहरलाल जी जैसा चाहेंगे बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री को अधिकार दे दिया। हाँ, मैं मिश्रा जी एक बात, गलत बात बहुत सी बातों में छूट न जाए, मैं दावे के साथ जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और बहस जिसको बहस करना हो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मुझे सिखा देगा, नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा अधिकार है। ऐसा कोई काम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर बड़ा जो प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति हो, या चुनाव आयोग की नियुक्ति हो, या राज्य को पैसा देना हो जो उनके हक का है, या कोई भी कानून बनाना हो, पार्लियामेंट के ऊपर सर्वोच्च स्थिति में होते हैं, हर काम वही करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री के जो पद के अधिकार हैं लिखे ही नहीं हैं। उसमें लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद है उसके अधिकार हैं, लेकिन कभी सुना है मंत्री परिषद के अधिकार होते हैं? क्योंकि मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो सारे के सारे अधिकार जो मंत्री परिषद के हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति के भी कर्तव्य हैं। अब जैसी राष्ट्रपति हैं वैसी राष्ट्रपति हैं, जैसे प्रधानमंत्री वैसे प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर में क्या कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को इस बात की जवाबदेही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट अगर कोई चीज़ उनसे मांगे, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को नहीं, वो उनको तत्काल उसका जवाब देंगे, उसकी रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रपति पर यह जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए देश के सामने तो प्रधानमंत्री से रिपोर्ट मांगेंगी। हम किस देश की बात कर रहे हैं? आपको संविधान की चिंता पड़ी है? मणिपुर में आपने नरक बना दिया है, लोगों को मार, लोग आपस में कट गए, लड़ गए, मर गए, औरतों का बलात्कार हुआ, क्या नहीं हुआ? वहाँ तो कोई, हम लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का, संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हाँ, संविधान पर खतरा है। और आखिरी बात बताऊं जो लोगों को अप्रिय लगेगी, मेरे पास तो एक किताब है, मैंने कई किताबें लिखी हैं। एक बात केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही थी, इनके पूर्वज ने, मेरे भी पूर्वज हैं, उन्होंने कही थी, अप्रैल 1947 में लिखित नोट दिया है उप समिति ने, अल्पसंख्यक उप समिति के सदस्य की हैसियत में, और फिर वो संविधान सभा के डिबेट्स में नहीं आया। मैं तो कांग्रेस के बुजुर्गों की याद करता हूँ कि इतनी बड़ी गलती क्यों की। श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि आबादी के अनुपात में सबको नौकरियां मिलनी चाहिए। श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि भारत किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा, अर्थात हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि इस तरह के आयोग बनने चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कई बातें कही, और मज़ा ये है कि 1947 के दस्तावेज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा, वो क्या लिखा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के 1931 के फला रेजोल्यूशन की से प्रेरणा लेकर लिख रहा हूं। कांग्रेस से प्रेरणा लेकर भारतीय जनसंघ का संस्थापक, हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में लिख रहा था। क्या आज सरकार में दम है कि अपने पूर्वज की बात को मान ले? पर वो तो इस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस समय जो चुनाव में कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था अपने कश्मीर में कि एक देश एक झंडा रहेगा,
दो दो तीन तीन झंडे नहीं चलेंगे, और ये बार बार कहते हैं कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसी सपने को पूरा कर रहे हैं, कश्मीर से 300 धारा 370 हटा के और कश्मीर को उस तरह से करके। ये बीजेपी का तो मुख्य स्लोगन टाइप का है। हाँ, चूंकि उनके पास में मीडिया है, चूंकि उनके पास में शोशेबाजी है, उनके पास में बहुत कुछ है, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके नोट को 1947 की अप्रैल के महीने में अपने नोट में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में श्यामा प्रसाद जी ने रिपीट किया और कहा कि ऐसा होना चाहिए। कश्मीर में कब गए? नेहरू की कैबिनेट से बाहर जाने के बाद। हम अपने राजनीतिक कर्म अगर एक ऐसी स्थिति में करते हैं और फिर उसके बाद में करते हैं, आज जितने भी नेता कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, जब ये कांग्रेस में थे तब इन्होंने क्या किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा की बैठक में ये बात कही। एक दूसरी, आपने जो संदर्भ किया, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। अनुच्छेद 370 कश्मीर संबंधी है। जब अनुच्छेद 370 पर संविधान सभा में बहस हो रही थी, जो 370 मोदी जी ने हटाने का श्रेय लिया, और ठीक किया, श्रेय लेना चाहिए, हटाएंगे तो श्रेय लीजिए। आपने 370 हटाया, 370 संविधान सभा ने पारित किया। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में बैठकर 377 का जो अनुच्छेद एन गोपाल स्वामी आयंगर के भाषण के कारण आया, उसका विरोध नहीं किया था। तो जब आप संविधान सभा में बैठ के 370 के अनुच्छेद का आप विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं विरोध नहीं है आपका। 5 साल, और फिर उसके बाद 5 साल आप नेहरू की कैबिनेट के मेंबर हैं। जब तक आप नेहरू की कैबिनेट के मंत्री थे तब तक भी आपने विरोध नहीं किया। अब जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो आपको भारतीय जनसंघ की स्थापना करनी पड़ी, हिंदू महासभा से बाहर निकल के, और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आपको लड़ना पड़ा। निजी रूप में आप चुनाव जीते भी, आप लड़े। उसके बाद आपने कहा, तो अब कैलेंडर भी तो कई चीज़ों का समझ लीजिए कि गवाह होता है। अगर आपने बात संविधान सभा में कही होती, जहाँ जो देश की एक समझ लीजिए कि हमारी आत्मा थी संविधान सभा, वहाँ तो आपने नहीं कहा। नेहरू की कैबिनेट के मेंबर के रूप में आपने तो नहीं कहा। अगर मान लो जवाहरलाल जी के कार्यकाल में 1951-52 में चुनाव नहीं हो कि 1972 तक चुनाव नहीं होता, तो भी आप नहीं कहते, ये तो माना जाएगा। तो वहाँ से हटने के बाद आपने कहा, उसका क्या मतलब? अच्छा, फिर कह भी दिया। एक व्यक्ति ने कहा एक निधान, एक निशान, एक प्रधान होगा। 300 लोगों ने जब संविधान सभा में बैठ के डेमोक्रेसी तय की, तब तो किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस के भारत के झंडे के बारे में बहस हुई, आपने तब तो नहीं कहा। भारत की विदेश नीति के बारे में बहस हुई, तब तो आपने नहीं कहा। जो कुछ भी तय हुआ पूरे संविधान में, आपने नहीं कहा। इस सिलसिले में उनसे अनुरोध करूंगा, आदरणीयों से जो इस तरह की बात करते हैं, मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं संविधान का विद्यार्थी हूं। अंबेडकर ने 2 महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं, और भी किया है। 2 महत्वपूर्ण भाषण दिए। ये संविधान क्या होगा, 4 नवंबर 1948 को भाषण दिया कि यह संविधान होगा। प्रारूप तो बाबा साहब ने रखा। फिर यह संविधान क्या हो गया, यह अंतिम दिन के एक दिन पहले उनने 25 नवंबर 1949 को कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। और तब उनने कहा कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा यह राष्ट्रवाद नाम का शब्द मुझे पसंद नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो मेरा भारत मेरा देश नहीं कहते, मेरा राष्ट्र कहते हैं। ये एक राष्ट्र कैसे होगा जहां पर हिंदू लोग हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों से नफरत करते हैं, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, उनको कुएं से पानी निकालने देते, गांव से उनको भगा देते हैं। इस देश में जातिवाद है। मैं कतई इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मैं इस राष्ट्रवाद के पूरी तौर पर खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा, और कई लोग हैं इस देश के अंदर जिन्होंने इस तरह की बातें की। और एक बात कही जो चिढ़ने वाली बात है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, तो मुझे याद आ गया। प्रधानमंत्री जी ने तो कांग्रेस को लेकर भी कुछ कहा है ना, कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानती या कांग्रेस संविधान की विरोधी, कुछ ऐसा कहा। शब्द मुझे याद नहीं है। मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुश्किल तो ये कि कांग्रेसियों को मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे पता नहीं, मैंने उनको बोलते सुना नहीं। 25 नवंबर 1949 के भाषण में संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के नियंता, मार्गदर्शक, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, हाँ, नेहरू से भी महत्वपूर्ण सदस्य थे बाबा साहब संविधान के संदर्भ में, उनने कहा कि अगर यह संविधान सभा में कांग्रेस के लोग नहीं होते, जवाहरलाल जी के साथ कांग्रेस का बहुमत इस संविधान सभा में नहीं होता, तो यह संविधान सभा हुल्लड़ क्लब में बदल जाती। यहाँ ऐसी हुल्लड़ होती कि संविधान बन नहीं सकता था।
मैं कांग्रेसियों का शुक्रगुजार हूं कि उनके बहुमत और सहयोग और समर्थन और अच्छा वातावरण बनाने के कारण मैं संविधान बना सका। उनको कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि कांग्रेस जो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान को बर्बाद करना चाहती। बाबा साहब ने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस नहीं होती तो संविधान ही नहीं बन सकता था। बाबा साहब तो समाजवादियों से नाराज थे, बाबा साहब तो कम्युनिस्टों से नाराज थे, बाबा साहब और कई इंटेलेक्चुअल से नाराज थे, लेकिन खुलेआम कांग्रेस की उन्होंने तारीफ की कि कांग्रेस के सहयोग के कारण में संविधान बना पाया। जहां तक संविधान की बात है, याद रखिए हम एक ढांचे की बात कर रहे हैं। अंबेडकर की राजनीति का इससे कोई मतलब नहीं है, अंबेडकर की समझ का इससे कोई मतलब नहीं है, अंबेडकर की बहुत सी अच्छी बातों का कांग्रेसियों से मतभेद था, उससे कोई इसका मतलब नहीं है। अंबेडकर ने तो बाद में हिंदू धर्म छोड़ा, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने की, उसके बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? तो कुल मिलाकर हम जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान सभा की बैठक में बैठते हैं, आप कसम खाते हैं, उसका भोजन करते हैं, उसका पानी पीते हैं, किताबें उठाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। हम उसको लीप दें, मिटा दें और अब जो आप कह रहे हैं उसको हम मान लें। हाँ, जो लोग कहते हैं संविधान सभा की बहस पढ़ी है क्या, संविधान सभा के डिबेट्स उन्होंने पढ़े हैं क्या? मैं तो जिन बातों की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करता हूँ उसका बीजेपी वाले जवाब क्यों नहीं देते? व्यक्तिगत मित्रों से, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं जो जवाब नहीं देते मेरे दोस्त मेरे, उन्होंने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कहा ये चीन के संविधान में लिखा है, ये सोवियत रूस के संविधान में लिखा है, वहां से प्रेरणा लेकर मैं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए देश में। क्या भारतीय जनता पार्टी रूस के संविधान से कोई प्रेरणा ले सकती है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के संविधान से प्रेरणा लेकर आपसे बात कह रहा हूं। तो वो एक बड़े नेता थे, उनके मतभेद भी बड़े थे। जब वो कह रहे थे, उसके पहले मुस्लिम लीग की सरकार के मंत्री थे, उसके बाद फिर वो नेहरू के मंत्री हो गए, वो संविधान सभा में भी आ गए, फिर कश्मीर की जेल में भी चले गए। तो एक नेता के राजनीतिक कर्म है, वो बड़े नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, एक बड़े थिंक टैंक थे। उनके बारे में हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो अनर्गल हो, लेकिन एक व्यक्ति के इतिहास को एक संवेदना की दृष्टि से समझने की, बौद्धिक नज़रिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम अब नहीं हैं वो लोग, हम हैं। वस्तुपरक ढंग से, व्याख्यात्मक ढंग से अगर हम संविधान को समझना चाहते हैं बिना किसी अनावश्यक भावना के, तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि हमारा संविधान खतरे में तो है। मोदी जी कितनी भी बार कहें कि नहीं बदलेगा, तो 15 लाख रुपए भी तो आप दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी भी तो आप दे रहे थे। आपके साथ एक जो साथी रहते हैं काफ़ी तंदुरुस्त हैं, वो कहते हैं कि ये तो जुमला था। कल आप कुछ कहेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। संविधान को बदलना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है, कोशिश ये लोग करेंगे। अब मैं अपनी तरफ से सबसे बड़ा खतरा जो बताता हूँ वो ये है, हिंदुत्व, भारत, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सब करते करते एक शब्द मार्केट में है। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन होता तो बात अलग थी। अब तो मोदी शब्द है केवल। अब तो मोदी जी अपना नाम खुद ही लेते हैं कि ये मोदी का वादा है, ये मोदी की गारंटी है। खतरा ये होगा कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा और मान लो बहुमत मिला, तो ये कहा जाएगा कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होनी चाहिए, ये संसद वगैरह सब फालतू है, देश का एक नेता चुना जाए, वो सरकार बनाएगा। और मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि कभी एक ज़माने में कांग्रेस के वसंत साठे ने और दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया था। जी, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं। जैसे ये बात हो रही है कि अभी कल परसों ही इधर छत्तीसगढ़ के दौरे पे जब आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जैसी आएगी हम ये जो मुस्लिमों को, गरीब मुसलमानों को आरक्षण है वो ख़त्म करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये, चूँकि ये इसके काउंटर में कहा कि बाबा साहब के जो व्यवस्था थी आरक्षण की, जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको जो आरक्षण की व्यवस्था थी, तो हम आरक्षण को तो बढ़ाएंगे। जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये आएंगे तो आरक्षण को, क्योंकि इस तरह की बात बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने और आरएसएस जो उनका मातृ संगठन है वहाँ से भी कहा कि ये आरक्षण की व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो इस पर ये अभी इस तरह सफाई दे रहे हैं, तो क्या संविधान से आरक्षण कहीं जुड़ा हुआ है क्या? आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है जी, और आरक्षण की कोई भी व्यवस्था जो बनेगी, घटेगी, वो संविधान के अंतर्गत होगी। जी, हिंदू समाज
भारतीय समाज और हिंदू समाज समानार्थी है इस मायने में कि भारत क्या है। 5000 साल पहले का भारत अब नहीं है। हम जब से विदेशी हमले हम पर हुए हैं, तरह तरह के शक आए, हूण आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, तमाम लोग आए, और 2000 साल का इतिहास मोटा मोटी मानिए। मैं स्वामी विवेकानंद की सामाजिक दृष्टि का कायल हूँ। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र न कह के हम भारतीय राष्ट्र अगर कहते हैं, भारत कहते हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। अब उसके अंदर जो हिंदू लोग हैं धर्म से, हमारे संविधान में हिंदू धर्म है, बड़ा धर्म है। इस्लाम जो काफ़ी बड़ा धर्म है, वो भारत की आबादी के अनुपात में छोटा धर्म है। 20 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में हैं तो 20 करोड़ मुसलमान तो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो वो मुस्लिम राष्ट्र है और ये अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब अल्पसंख्यक हैं। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो सदियों से हिंदू समाज में पीड़ित हैं, मर खप रहे हैं, नौकरी उनसे कराई जाती है, गुलामी कराई जाती है, शिक्षा के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, सामाजिक एकता और बराबरी के अवसर नहीं, उनको आरक्षण हम देंगे। और बहुत लंबा विषय है आरक्षण का। तमिलनाडु में ज़्यादा इसका हल्ला है, और जगह कम हल्ला है। हमारे आदिवासी भाई हैं छत्तीसगढ़ में, उसका बहुत हल्ला है। सब जगह दिया जाएगा। मुस्लिमों के अंदर भी जातिवाद होता है, एक सरीके मुस्लिम नहीं होते हैं, वहाँ भी जातिवाद होता है, वहाँ भी बहुत गरीब मुस्लिम होता है। तो आरक्षण तो एक बुनियादी आवश्यकता है एक गरीब कमज़ोर आदमी की, अनारक्षित आदमी की जो दिक्कत में है और उसको अवसर चाहिए बढ़ने के, वो बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो आरक्षण दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। हम लोग आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन संविधान सम्मत होना चाहिए। गृहमंत्री कैसे कह सकते हैं कि जो आरक्षण संविधान देता है हम उसको हटा देंगे? इसका साफ मतलब है आप संविधान बदलना चाहते हैं। वोट बैंक के लिए आप वही सब काम कर रहे हैं जहां मुसलमान की कमज़ोर नब्ज आप पकड़ते हैं। आप 370 रहने मुसलमान, आरक्षण वाले यहाँ पर फिर से मुसलमान। एक और प्रश्न, इसमें नागरिक संहिता की बात हो रही है। अभी लोगों को ये डर है कि ये जो नागरिक रजिस्टर बनाएंगे तो कई बार ये कहा जा रहा है कि लोगों से कहा जाएगा कि भाई इस रजिस्टर में, जैसा कि असम में हुआ था, कि आप इस रजिस्टर में ये बताइए कि आप कब से यहाँ हैं। तो बहुत सारे लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का भी षड्यंत्र है। ये भी एक हाँ, तो षड्यंत्र है, ये तो हम खुद कहते हैं षड्यंत्र है। हमने तो नागरिक संहिता को छोड़ के नागरिक रजिस्टर के बारे में, नागरिकता के बारे में हमने किताब में लिखा है, हमने किताबें लिखी हैं और ये है उसके अंदर, और ये षड्यंत्र है। जब तक के बहुमत हिंदू के मन में अल्पमत के मुसलमानों और कुछ ईसाइयों के लिए नफरत का बीज नहीं होगा पौधा बन के तैयार, तब तक भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की कोई भी जो सरकार है या जो विचारधारा है वो चल नहीं सकती। केवल एक ही बात है इनके पास कि उस, हाँ ये अलग बात है कि आज हम हिंदू मानसिकता में सन गए हैं जहाँ हम मुसलमानों से या अल्पसंख्यकों से या आदिवासियों से भी या शेड्यूल कास्ट से भी या ईसाइयों से भी या बौद्धों से भी नफरत करते हैं। ये नफरत तो हमारे समाज का एक लक्षण है, कोड है, ये तो है, बहुत से लोगों में है। और वो हम नफरत कर सकें इसलिए भगवान राम के चरित्र को हीरो बना के सामने लाया गया है। हम जब बचपन में थे तब ऐसी तो कोई रामलला की बात होती नहीं थी, ऐसा कोई मंदिर होता नहीं था, अयोध्या जैसी थी वैसी थी, इतनी हनुमान जयंती तो उस समय होती नहीं थी। जैसे थे वैसे थे, धार्मिक माहौल था। धर्म को राजनीति में डाला गया, एक मिथक पैदा किया गया कि आप वीरों की संतान हैं, आप वीर नहीं हैं, बस ये भेद है। आप वीर नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं, मुसलमान आपको मार रहा है, लेकिन आप वीरों की संतान हैं। अब उनकी याद करिए, झंडा उठाइए, जय श्री राम करिए, जो करना करिए, रामलला के दर्शन करिए, मस्जिदों के सामने जाके हंगामा करिए, तो किया जा रहा है। देश को तोड़ने की तो कोशिश हो रही है। पर दूसरी तरफ एक बात तो ये बोल रहे हैं, पर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है विश्व गुरु, और मोदी जी जो है विश्व के नेता हैं, और बार बार प्रचार में कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर जो है अग्रसर हैं। दुनिया ने आपको विश्व गुरु स्वीकार किया हो, ऐसा कहीं लिखा हो, किसी अमेरिकन अखबार में हो, किसी अंग्रेज़ के अखबार में हो, स्पेनिश अखबार में हो, ऑस्ट्रेलियन अखबार में हो, या कोई वहाँ पर संसद में कहा गया हो, कुछ पास किया गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। विश्व की संसदों में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने तो आपके मुंह पे आके कह दिया कि ये तो नेहरू का देश है। गांधी जी के बारे में तो कहना क्या, उनकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, विश्व गुरु भारत में मिश्रा जी एक ही बार बना है, गौतम बुद्ध के समय भी नहीं बना, 2500 साल पहले। क्यों? गौतम बुद्ध एशियन कंट्रीज़ में गए थे,
पूरब की तरफ। एक आदमी था जो 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में 8 मिनट का भाषण भारत के प्रतिनिधि की हैसियत से, कतई हिंदू धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं दिया था। उसको दुनिया ने विश्व गुरु माना, वो था भूकंप, उसका नाम था विवेकानंद। जो विवेकानंद ने धर्म के बारे में, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में कहा है, अगर मोदी जी कह दें कि मैं एक एक शब्द उनकी बात को मानता हूं तो मैं भी मान जाऊं। भले उनने कहा हो कि मैं रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ में गया था, मैंने दीक्षा ली है या जो भी है, विवेकानंद का पूरा दर्शन भारतीय जनता पार्टी के दर्शन से एकदम खिलाफ है। इनको कोई विश्वगुरु अपने, अब वैसे तो मैं भी विश्वगुरु हूं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में दिक्कत क्या है, लेकिन कुदरत ने हमारे हाथ इस तरह से बनाए हैं कि हम अपनी पीठ ठोक नहीं सकते। हम दूसरे की पीठ ठोक सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, चरण छू सकते हैं, लेकिन अपने हाथ अपनी पीठ हम नहीं ठोक सकते। आप जबरदस्ती विश्वगुरु बन रहे हो। गुरु बनने के लिए आश्रम होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शिष्य मंडली होना चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए, गरीबी होना चाहिए, 4 बार 6 बार कपड़ा नहीं बदलना होता है, लाखों रुपए के हवाई जहाज नहीं खरीदने होते हैं, बहुत बड़ा आलीशान महल से बड़ा संसद का भवन नहीं बनाना पड़ता है। विश्वगुरु बनने के लिए खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जितना छोड़ोगे उतने बड़े आप गुरु बनोगे। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े गुरु मरे ना अभी, विद्यासागर महाराज। उन्होंने संतारा करके पूरा अपने शरीर को, हड्डियों को गला लिया। ईसा मसीह विश्वगुरु थे जिन्होंने कहा कीनों से बेध दो। सुकरात बड़े थे जिन्होंने कहा जहर का पहला पिला दो। गांधी बड़े थे, उन्होंने कहा हे राम, जय श्री राम तो आप बोलते हो, एक नेता तो बताओ दक्षिणपंथियों का कि जिसके मरने पर हे राम बोला हो उसने। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा आज तक। यानी मरने के समय भी राम आपको याद नहीं आता, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने में आपको राम याद आता है, तो भगवान राम से ही शिकायत करनी पड़ेगी और कहाँ जाएं बोलने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कनक तिवारी जी से कि संविधान क्या वाकई में संकट पे है, और उन्होंने जितनी लंबी व्याख्या की, जितने डिटेल में हमको संविधान के बारे में बताया, हमारी भी जानकारी जो है वो पुख्ता हुई, और हमारे माध्यम से हमारे दर्शक भी जानेंगे कि संविधान के भीतर कितनी बहुत सारी बातें थी जो सामान्यतः हमको किताबों में, पाठ्यक्रम में या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं मिलती। बहुत सारी भ्रांतियां भी इस बातचीत के जरिए दूर हुई। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।